अब हम इस क्लास में एग्जाम्पल भी साथ साथ करेंगे, जो मैंने आपको एग्जाम्पल वाला पेज भी दे रखा है। सबसे पहले हम करते हैं एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 1 सेम है वैसा ही जैसे आपने पीछे पढ़ा है, जो एक एग्जाम्पल था, रिवाइज करवा रहा हूँ। रिवाइज ही है, मतलब मैंने उसको क्वेश्चन को ही नोट कर दिया है यहाँ पे, सॉल्यूशन को, सॉरी। तो उससे आप कर सकते हैं। देखो सिंपल सी बात है। ए फायर अक्कर्ड इन द प्रीमिसेस ऑफ अग्नि ऑन 25 अगस्त 1997 व्हेन ए लार्ज पार्ट ऑफ स्टॉक वाज डिस्ट्रॉयड। सैल्वेज स्टॉक था 15,000 का, और अग्नि गिव्स यू द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फॉर द पीरियड 1 जनवरी 1997 टू अगस्त 25 1997। परचेज है, सेल्स है, गुड्स कॉस्टिंग 5,000, हमें परचेज भी गिवन है, सेल्स भी गिवन है उस पीरियड की। मतलब जिस दिन आपका फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो रहा है, मतलब इस क्वेश्चन में 1 जनवरी है, और उस दिन जिस दिन आग लगी है उस दिन तक का डेटा दे रखा है मुझे। क्या, एक तो मुझे ये बता रखा है कि परचेज कितनी है, सेल्स भी बता रखी है, और परचेज के अंदर पर्सनल यूज के लिए जो गुड्स यूज की हैं वो भी बता रखा है, मतलब वो हम परचेज में से लेस कर देंगे। आप ड्राइंग का ट्रीटमेंट क्या करते थे 11th क्लास में, अगर गुड्स की ड्राइंग करिए तो परचेज में से लेस कर देते थे और उसको कैपिटल में से भी लेस कर देते थे। हम यहाँ पे बैलेंस शीट थोड़ी ना बना रहे हैं, हम तो सिर्फ परचेज में से लेस कर देंगे। उसके बाद फर्दर गुड्स जो थे हमारे 5,000 के, वो अग्नि पर्सनल यूज के लिए ले गया, वो हमने कर दिया इसमें ट्रीटमेंट। और कॉस्ट ऑफ ओपनिंग स्टॉक मतलब हमें दे रखा है 1 जनवरी 97 का 40,000। तो मुझे ओपनिंग स्टॉक भी पता है, परचेज में से हमने वो ड्राइंग वाले गुड्स हमने लेस कर दिया, मतलब 80,000। सेल्स भी गिवन है। क्वेश्चन के अंदर हमें जीपी रेशो गिवन है। अभी भी हमारे को किसी को, अभी तक हमने जो 2-3 क्वेश्चन किया, कहीं पे ऐसा नहीं कह रखा कि जीपी रेशो गिवन नहीं है, हम पिछले साल की जीपी रेशो का यूज करेंगे, कांस्टेंट है, ऐसी बातें आएंगी आगे क्वेश्चन में अभी। ठीक है, तो जीपी रेशो हम ये फॉर्मूला लगा देंगे 33% का 90,000 का 1/3। तो इससे हमारे पास बैलेंसिंग फिगर इधर के टोटल में से लेस करके हमारे पास बैलेंसिंग फिगर क्लोजिंग स्टॉक निकल गया। किस दिन, जिस दिन आग लगी है उस दिन गोडाउन में कितने रुपए का स्टॉक पड़ा था। ये जरूरी थोड़ा ना कि सारे के सारे स्टॉक को आग लगी होगी, तो उसमें से सैल्वेज लेस कर देते हैं। हमारे सैल्वेज क्वेश्चन में 15,000 दे रखा है, तो हमारे पास लॉस जो हुआ स्टॉक का वो 45,000 का हुआ है। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 1 करवा रहा हूं। उसके बाद क्लेम निकाल देंगे, तो जितना लॉस हुआ, जितना गोडाउन में पड़ा था, इनटू पॉलिसी अमाउंट हमारे को क्वेश्चन में दे रखा है 50,000 रुपीज, तो 50,000 से मल्टीप्लाई कर दो। ये हमारा क्वेश्चन में क्या निकल गया, क्लेम का अमाउंट निकल गया। ठीक है, अच्छा ऐसा भी तो हो सकता है क्वेश्चन में ये अमाउंट जो है हमारे लॉस से भी ज्यादा आ जाए। कम आ रहा है तो ठीक है, ज्यादा आ जाए तब हम कितना क्लेम देंगे, जितना एक्चुअल में लॉस हो उससे ज्यादा नहीं हो सकता। इसके ऊपर मैंने आपको ऑलरेडी बोला है, इस फॉर्मूले के ऊपर तो हमें चर्चा करनी है, लेकिन ये आपके लिए एग्जाम ओरिएंटेड चीज भी नहीं है कि मैं इसी के ऊपर ही डिस्कस करता रहूं। इसके ऊपर मैं अपने हिसाब से चर्चा कर दूंगा एक क्लास के अंदर, जिसके हमारे इसी के ऊपर ही हम डिस्कस करेंगे, इस फॉर्मूले के ऊपर ही। ठीक है, तो वो हमारे लिए सिर्फ नॉलेज का पार्ट है, अच्छे से करेंगे हम उसके ऊपर डिस्कशन। ठीक है, बाकी हमारे क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। आपको एक प्रोसीजर फॉलो करना है जो इंश्योरेंस कंपनी ने दिया है, उसके अकॉर्डिंग हमारा लॉस आ गया 37,500 का। फिर उसके बाद एक एग्जाम्पल और है, एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 आप पढ़ें, आपको दे रखा है, उसमें कह रखा है कि 1 जनवरी 2010 को हमने की इंश्योरेंस पॉलिसी ली थी 60 लाख रुपए की, और कह रहा है कि गोडाउन को मतलब हमने इंश्योरेंस करवा लिया हमने स्टॉक का, एवरेज क्लोज लगेगा। ये एवरेज क्लोज है, एवरेज ही तो लग रही है। ठीक है, मैंने आपको ऑलरेडी बोला इसके ऊपर तो डिस्कशन करनी है। तो ऑन 7 मार्च 2010 ए फायर ब्रोक आउट डिस्ट्रॉइंग गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 44 लाख। हमारे गोडाउन में 44 लाख के गुड्स को आग लग गई, लेकिन उस दिन गोडाउन में स्टॉक का एस्टिमेशन क्या है कि 80 लाख के पड़े थे। मतलब आपके पास एग्जाम्पल नंबर 2 भी मैंने कर दिया, ये एग्जाम्पल नंबर 1 है, ये एग्जाम्पल नंबर 2 है। इसके ऊपर ना कुछ मैं अलग से करके दिखाता, बोर्ड पे करता, समझाता रहता, कोई फायदा नहीं था। मैंने करके आपको सीधा ही उसको समझा दिया है। तो देखो इसमें क्या रहा है कि ना लॉस हुआ 44 लाख का, 80 लाख का गोडाउन में गुड्स पड़ा था, ये एस्टिमेशन है, और हमने पॉलिसी ले रखी है कितने की इस क्वेश्चन के अंदर, 60 लाख रुपीज की। तो 60 लाख से मल्टीप्लाई कर दो, आपका 33 लाख क्या आ गया, लॉस आ गया आपके स्टॉक का। ठीक है, तो ये मैंने आपको एग्जाम्पल नंबर 1 और एग्जाम्पल नंबर 2 करवा दिया है। एग्जाम्पल नंबर 3 करते हैं, और एग्जाम्पल नंबर 3 को एक बार रीड कर रहे हैं। देखो, The premises of said limited caught fire on 22 January 2010 and the stock was damaged. The firm made up account to 31st March each year, and on 31st March 2009 the stock at cost was 13,27,200 as against 31st March 2008 को हमारे पास पड़ा था 9,62,200 का। मतलब हमें दोनों सालों के दे रखे हैं, स्टॉक दे रखे हैं मुझे। अच्छा एक बात बताओ, मुझे
22 जनवरी 2010 को आग लगी है, और क्योंकि ये ना ईयर एंड 31 मार्च को होता है। मैं अगर आपसे पूछूं एक बात का, मुझे आप आंसर दें। मैं ना यहां पे कर देता हूं, 22 जनवरी को अगर आग लगी है, ये 22 जनवरी 2010 हो गई, और इससे पिछला साल जो था 31 मार्च 2009 था। मतलब यहां से लेके यहां तक बिजनेस बिल्कुल ठीक चला। और मुझे ना इस पीरियड का मतलब 31 मार्च 2009 के दिन कितना स्टॉक है, ओपनिंग स्टॉक जिसको बोल सकता हूं, 13,27,200 रुपए गिवन है। और कह रहे 31 मार्च 2008 का भी स्टॉक दे रखा है 9,62,200 रुपए। वो क्यों दे रखा है? अभी तक मुझे जरूरत नहीं पड़ी, जितने भी मैंने क्वेश्चन किए हैं, क्या उसकी जरूरत है? अभी मैं इग्नोर करता हूं उसको, अभी मैं इग्नोर करता हूं। आगे परचेज 1 अप्रैल 2009 से लेकर डेट ऑफ फायर तक है 34,82,700। इस पीरियड की मुझे परचेजेस भी दे रखी है 34,82,700, इस पीरियड की परचेजेस। इसके अगेंस्ट मुझे पिछले साल की, पूरे साल की दे रखी है। देखो लिख लेता हूं, अब तो 2 बार ही दे रखी है, कुछ ना कुछ तो यूज होगा क्वेश्चन में, वो देखते हैं क्या यूज होगा। मुझे इस पीरियड का 1/4/2008 का मुझे स्टॉक दे रखा था 9,62,200 रुपए। इस पीरियड की मुझे परचेजेस भी दे रखी है, वो परचेजेस दे रखी है मुझे 45,25,000 रुपए। ठीक है, ये मुझे दे रखी है। और उसी पीरियड की मुझे सेल, मतलब इस पीरियड की जो मेरी सेल्स है वो है 49,17,000 रुपए। फिर मुझे पिछले पीरियड की भी सेल्स दे रखी है 52 लाख रुपीज। कोई ना कोई तो है ना ऐसी बात जो मुझे पिछले साल के भी डेटा दे रहा है। आग तो इस पीरियड में लगी है। आगे पढ़ो, कह रहे जुलाई 2009 में कुछ गुड्स थे 1 लाख रुपए के, हमने एडवर्टीजमेंट पर्पस के लिए दे दी, लेकिन उसकी एंट्री नहीं करी। वो तो चलो कर देंगे, इस साल की जो परचेज है उसमें से एडवर्टीजमेंट का खर्चा लेस कर देंगे। पिछली बार ड्राइंग का भी तो लेस किया है, कोई बड़ी बात नहीं है। आगे, और 2009-10 की सेल, जो मतलब 2009-10 जिस साल आग लगी है उस साल में हमारा क्लर्क है जिसने अनरिकॉर्डेड कैश सेल्स दिखाई है, मतलब उसने गड़बड़ करी है। हर हफ्ते वो क्या करता था, एवरेज बेसिस पे 2,000 पर वीक वो पैसे की गड़बड़ करता था, और हमने उस क्लर्क को 18 अगस्त 2009 को हटा दिया। हर हफ्ते, मतलब अगर मैं बात करूं यहां से लेके यहां तक, कौन सी डेट बोल रहा है, 18 अगस्त तक गड़बड़ी करता रहा। अब देखो 1 अप्रैल से लेके 18 अगस्त तक हर हफ्ते 2,000 की कर रहा है। पहले तो ये देखो ना इसमें वीक बन कितने रहे हैं। आप अगर डेज काउंट करके देखो तो अप्रैल के 30, मई के 31, जून के 30, जुलाई के 31 और अगस्त के 18 दिन, तो 31, 31, 30, 31 और 18, ये टोटल बन रहा है 120 और 2 122 और 18 140 दिन। 140 दिन बन रहे हैं। अगर मैं हर हफ्ते में 7 दिन है तो डिवाइड बाय 7 कर दो, मतलब 20 हफ्ते हैं, 20 वीक्स हैं। ठीक है, इस 20 हफ्ते में हर हफ्ते में 2,000 की गड़बड़ करी है, मतलब 2,000 इंटू 20, 40,000 रुपए की उसने गड़बड़ करी है। वो सेल्स में ऐड करो, क्योंकि हमने वो सेल्स में दिखा नहीं रखा। लेकिन इसका अभी भी पिछली वाली इंफॉर्मेशन से तो कोई लिंक नहीं निकल रहा अभी तक। तो एक बात बताओ, क्या इस पीरियड की मुझे ये बता रखा है कि जीपी रेशियो कितना है? जीपी रेशियो गिवन नहीं है। यही तो क्वेश्चन में नया काम है, बाकी क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। जीपी रेशियो मुझे गिवन नहीं है। पढ़ो, कह रहा है द रेट ऑफ ग्रोस प्रॉफिट इज कांस्टेंट, इसके अलावा कुछ नहीं बोला। अब मुझे जीपी रेशियो निकालने के लिए ही ना पिछले साल के डेटा को यूज करना पड़ेगा, बस इतना ही चेंज है। समझ रहे हैं बात को? तो मैं क्या करता हूं, अब कह रहा है कि ठीक है इस इंफॉर्मेशन का यूज करो, मेक एन एस्टिमेट ऑफ स्टॉक इन एंड ऑन दैट डेट ऑफ फायर। हमें सिर्फ आग लगने वाले दिन, क्योंकि इसने पॉलिसी के बारे में बात नहीं करी, कहता है कि सिर्फ मुझे ये बता दो कि जिस दिन आग लगी है उस दिन स्टॉक कितना पड़ा है, बस इतना पूछ रखे। अब हम क्या करते हैं, इसको रहने देते हैं ऐसे ही। पिछले साल के पहले डेटा उठाते हैं 2008-9 के। मैं क्या बोलूंगा, फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2009 आपका स्टॉक कितना दे रखा है उस पीरियड का? बताएंगे मुझे उस पीरियड का स्टॉक ओपनिंग दे रखा है 9,62,200 रुपए, 962,200। इस पीरियड की परचेजेस भी दे रखी है 45,25,000 रुपीज। इस पीरियड की सेल्स भी दे रखी है 52 लाख रुपीज। ठीक है, और 52 लाख की सेल्स है,
इस पीरियड का मुझे स्टॉक भी पता है क्लोजिंग, अब की बारी बैलेंसिंग फिगर नहीं है स्टॉक, अब की बारी मुझे पता है क्योंकि जो नेक्स्ट पीरियड का ओपनिंग है वो पिछले पीरियड का क्लोजिंग ही तो है, मतलब ये 13,27,200। तो इससे टोटल करो 52 प्लस 13 ये हो गया हमारे पास 65,27,200 रुपीज। इसमें से हम ये इसको लेस कर देते हैं तो हमारे पास निकल के आ जाएगी, बताएंगे ये कितना आ गया 52 लाख और ये हमारे पास आ गया 10,40,000, 10,40,000 रुपए मेरा बैलेंसिंग फिगर आ गया। लेकिन एक बात बताओ, इसका यूज क्या है? इसका यूज क्या है? इसका यूज यही है, ये एग्जांपल नंबर 3, इसका यूज यही है कि मैं इससे जीपी रेशियो निकाल देता हूं कि 10,40,000 जीपी डिवाइड बाय सेल्स इंटू 100 मतलब 20%। चेक कर लेना 20%। इससे मैं क्या कर सकता हूं, इस इंफॉर्मेशन का यूज करके करंट पीरियड में अप्लाई कर सकता हूं। करंट पीरियड की अब हम देख लेते हैं। तो यहां पे मैं क्या करता हूं, अब करंट पीरियड का मैं मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बना देता हूं। एक 4/2009 से कौन सा पीरियड है हमारा, 22 जनवरी 2010। तो इस पीरियड में हमारे पास जो पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक है वही मेरा ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा, 13,27,200। उसके बाद इस पीरियड की परचेजेस कितने की है? इस पीरियड की परचेजेस है हमारी 34,82,700, 34,82,700। इसमें से हमारी एक ना वो थी, एक एडवर्टीजमेंट पर्पस की हमारी सेल थी, हम उसको लेस कर देते हैं। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट को लेस कर दो, या मैं डायरेक्टली लेस करके ही लिख देता हूं, इतना समझाने का आप समझा लेना। 33,82,700 मैंने डायरेक्टली लेस कर दिया। अब बात करते हैं सेल्स की। हमारी जितनी भी सेल्स है 49,17,000 रुपए की, इसमें ऐड कर दो मिस एप्रोप्रिएटेड सेल जो हमारे क्लर्क ने करी थी, वो 40,000 की थी। कैसे आई थी? 2,000 रुपए पर वीक थी और 20 हफ्ते बन रहे थे, मैंने कैलकुलेट किया था। तो ये हो जाएगा हमारे पास 49,57,000 रुपए। जीपी का फॉर्मूला भी लगा देते हैं, 2 GP हमारा कितना बनेगा, 49,57,000 रुपए में 49,57,000 का 20%। तो ये हमारा निकल के आ रहा है हमारी कैलकुलेशन में 9,91,400, 9,91,400। आप चेक कर लेना। ठीक है, तो हमारा इससे क्लोजिंग स्टॉक निकल गया, बैलेंसिंग फिगर। जिस दिन आग लगी थी उस दिन हमारा क्लोजिंग स्टॉक है 744,300, 744,300 यही रिक्वायर्ड था। तो स्टॉक एट डेट ऑफ फायर हमारे पास है 7,44,300 रुपए। बस ये हमने करना था। ठीक है, तो हमारा ये एग्जाम्पल नंबर 3 भी हो जाता है। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल निकालते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्या करना है हमने। स्टडी मटेरियल का 7th क्वेश्चन निकालो, स्टडी मटेरियल का 7th क्वेश्चन निकालो। ठीक है, ठीक है, देखो क्या कह रखा है इसमें। मैंने आपको पहले ही बोला ईयर पे कंफ्यूज मत होना, ईयर पे कंफ्यूज मत होना। एक सेकंड वेट करो। हाँ जी, जैसे आपका ये जो क्वेश्चन है 30 मार्च 2012 फायर अकर्ड इन द प्रीमिस ऑफ मेजर सूरज ब्रदर्स। तो हमारा जो क्वेश्चन है जो मैंने आपके टाइप कर रखे हैं उसमें ये 2011 आ रहा है, मतलब आप देख लेना अपने हिसाब से।
देखो 30 मार्च 2011 फायर occurred on the premises of Major Surer Brothers. The concern had taken on insurance policy of 60,000 which was subject to average clause. एवरेज क्लोज यही जो हम एवरेज लगाते हैं, अभी तो इस क्वेश्चन में तो खैर जरूरत ही नहीं पड़ी. From the books of account, the following particulars are available relating to the period 1 January to 30 March 2011. देखो 30 मार्च को आग लगी है, 1 जनवरी से लेके 30 मार्च तक के रिकॉर्ड जो है वो मुझे बना के क्लोजिंग स्टॉक निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमारा यहाँ पे भी कैलेंडर ईयर ही फाइनेंशियल ईयर है. स्टॉक मुझे दे रखा है 31 दिसंबर 2010 का, पिछले साल का. तो स्टॉक दे रखा है मुझे कितना, मैं अच्छा सबसे बड़ी बात है, क्या पिछले साल के रिकॉर्ड बनाने पड़ेंगे क्या? जीपी रेशो अगर मुझे गिवन ना हो, यहाँ पे जीपी रेशो का मैंने यूज किया था इस वाले 20% का, मतलब मुझे ये बनाना पड़ा था अगर जीपी रेशो गिवन नहीं थी. तो अगर मुझे जीपी रेशो ही गिवन होती 20%, तो ये डेटा बहुत थे, ये पिछले साल के डेटा का कोई यूज ही नहीं था. फिर तो कोई यूज नहीं था. आप इसमें ना क्वेश्चन में चेक कर लो, पूरे क्वेश्चन में क्या मुझे जीपी रेशो गिवन है. हम पढ़ते जाते हैं एक बार क्वेश्चन को, अपने आप समझ आ जाएगी. तो मुझे स्टॉक दे रखा है 95,600 रुपए का. मैं लिख देता हूं यहाँ पे चेंजेस जो भी हम कवर करते जाएंगे. थोड़ा इस स्पेस को मैं इस वाले पे कर देता हूं. इसको एग्जाम्पल नंबर हमारा नहीं, स्टडी मटेरियल का कौन सा क्वेश्चन हमने बोला है इसको, 7th क्वेश्चन, स्टडी मटेरियल का 7th क्वेश्चन. ईयर हमारा कौन सा है, फ्रॉम 1/1/2011 टू 30 मार्च 2011. आप बताते जाओ कि क्या क्या हमें गिवन है. जीपी रेशो निकालने की जरूरत नहीं, इसलिए मैं कंफ्यूज नहीं करता, इसको रवि कर देता हूं, कंफ्यूजन हो जाएगी नहीं तो. अब बताओ मुझे, आपके पास ओपनिंग स्टॉक कितने रुपए का पड़ा है. हमारे पास स्टॉक पड़ा हुआ है 31 दिसंबर को 95,600 रुपीज का. इस पीरियड की परचेजेस दे रखी है 170 की, जिसमें से इंक्लूड परचेज ऑफ मशीनरी जो हमारी 30,000 रुपए की है. 1,70,000 रुपए की, इसमें से परचेज ऑफ मशीनरी लेस कर दो, क्योंकि मशीनरी परचेज करना कहां पे आएगा, एसेट्स में इंक्लूड होगा. तो हमारी परचेजेस रह गई 1,40,000 रुपए की. उसके बाद वेजेस में भी कह रहा है कि 3,000 इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी के इंक्लूड हैं. ठीक है, वेजेस टोटल है 50,000 रुपए की. वेजेस टोटल हमारी 50,000 रुपए की है. ठीक है, और कितने हैं, मतलब 2 वेजेस 50,000 अगर है तो उसमें से 3,000 लेस कर देते हैं, 47,000 आ जाएगा. ठीक, उसके बाद सेल्स दे रखी है मुझे कितनी, 2,75,000 रुपए की, लेकिन गड़बड़ है इसमें भी. इस पीरियड की सेल में ना इंक्लूडिंग गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूवल बेसिस अमाउंटिंग टू ₹49,500 है. मतलब इस सेल में हमने 49,500 की सेल्स भी इंक्लूड कर रखी है. नो अप्रूवल हैज बीन रिसीव्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ 2/3 ऑफ द गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूवल. हमें इसकी कोई अप्रूवल नहीं मिली है अभी तक. अच्छा मुझे एक बात बताएं, अगर मान लो अप्रूवल नहीं भी मिली है, क्या इस वाले स्टॉक को आग लग सकती है? प्रैक्टिकली सोचो, हम यहाँ पे क्या निकाल रहे हैं, एक्चुअल में हम निकाल रहे हैं कि मेरे पास गोडाउन में कितना स्टॉक था. अगर मान लो मेरे को उस गुड्स की अप्रूवल नहीं मिली, पड़े तो मेरे कस्टमर के पास है. अब क्या, जब मेरे गोडाउन में आग लगी, साथ में मेरे जो गुड्स नहीं बिके, मेरे कस्टमर के गुड्स पे भी आग लग जाएगी क्या? मतलब ऐसा है ना कि मेरे पास स्टॉक अभी बिका नहीं है, उसने अप्रूवल नहीं दिया, चलो मेरे गोडाउन के गुड्स में तो आग लगे. जो मेरे गोडाउन में नहीं पड़े, बेशक मेरे वो गुड्स बिके नहीं है, मेरे कस्टमर के गोडाउन में पड़े हैं, तो क्या यहाँ पे आग लगेगी साथ के साथ वहां पे थोड़ा लग जाएगी, भाई वो बिके नहीं है अभी, इसमें भी आग लगानी है? ऐसा तो हो ही नहीं सकता. आप प्रैक्टिकली सोच के देखें, हम इसका क्या ट्रीटमेंट करें. आप ये चीज, आपको सिर्फ इस बात पे फोकस करना है कि मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक गोडाउन में कितना पड़ा हुआ है. क्लोजिंग स्टॉक एक्चुअल में हम नहीं निकाल रहे, हम ये निकाल रहे हैं क्लोजिंग स्टॉक गोडाउन में क्या पड़ा है. हालांकि हम अकाउंटिंग को करेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं. अगर अकाउंटिंग करेक्ट ना भी करे ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है. मतलब अगर मैं ये जो गुड्स हैं 2,75,000, इसमें कोई ट्रीटमेंट ना भी करूं तब भी आंसर सेम आना चाहिए. क्योंकि देखो, अगर यहां पे मैं उस सेल्स को इंक्लूड कर रहा हूं जो नहीं बिके, तो जीपी भी तो उतने रुपए से ऐड हो जाएगा, फर्क थोड़ी ना पड़ेगा. एक्चुअल में मुझे क्या चाहिए, हम फिर भी अकाउंटिंग ठीक करते हैं. देखो 2,75,000 रुपए में से मुझे एक बात बताओ, 49,500 की सेल्स ऐसी है जिसका अभी तक अप्रूवल नहीं, इसमें से ना अप्रूवल 2/3 ऑफ गुड्स का नहीं मिला, 2/3 ऑफ गुड्स का नहीं मिला. तो मैं ऐसा कर सकता हूं कि नोट अप्रूव्ड,
वो नोट अप्रूव्ड कितनी है 49,500 का 2/3, ये बन जाएगा हमारा 33,000 रुपीज। ठीक है, 33,000 रुपीज, ये लेस कर देते हैं। तो 275 में से 33 लेस कर दिया तो 272 और 30, 2,42,000 की सेल्स कंफर्म है, अप्रूव्ड है 2,42,000 की सेल्स। ठीक है, अब मैं आपसे पूछूं जीपी लगाओ, टू जीपी का फॉर्मूला है 2,42,000 का रेट क्वेश्चन में गिवन है जीपी रेशो कितना गिवन है 20% ऑन सेल, मतलब मुझे पिछले साल का तो डेटा बनाने की जरूरत ही नहीं है निकालने की कि जीपी रेशो निकालना है। तो 2,42,000 का हमारा 20% कितना हो जाएगा ये हमें निकालना पड़ेगा। मैं देख देता हूं डायरेक्टली हमारा क्या है इसका। ये हमारे पास आ रहा है 48,400 रुपीज, 48,400 रुपीज। अब मुझे बताएं बाय क्लोजिंग स्टॉक, जिस दिन आग लगी है उस दिन क्लोजिंग स्टॉक क्या है। अगर मैं पूछूं एट कस्टमर के पास कितने का पड़ा है, कस्टमर के पास कितने का पड़ा है, तो 33,000 के गुड्स का अप्रूवल नहीं मिला अभी तक। मैंने उसको सेल्स का पार्ट नहीं माना। 49,500 की गुड्स गए हुए थे जिनका अप्रूवल मिलना बाकी था, लेकिन एट द ईयर एंड हमें उसके 2/3 का अप्रूवल मतलब 33,000 के गुड्स का अप्रूवल नहीं मिला। मैंने 33,000 यहाँ से लेस कर दी। अब 33,000 की उसकी कॉस्ट थोड़ी ना, उसको एट कॉस्ट लेके आऊंगा ना, तो उसको एट कॉस्ट लेके आते हैं तो 33,000 के ऊपर भी मुझे 20% लेस करके लिखना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे 33,000 में 33,000 में 20% ऑफ 33,000 लेस कर देता हूँ। तो ये मेरे पास कितना आ गया, करना पड़ेगा कैलकुलेट। तो ये हमारी कैलकुलेशन में कितना आ रहा है, ये बन रहा है 26,400 रुपये, 26,400 रुपये। आप चेक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है कि इसमें से 6,600 लेस हो जाएंगे। तो 33,000 में से 33,000 का 20% 6,600 लेस हो जाएंगे, तो मेरे पास आ गया 26,400 रुपये। इसके बाद एट गोडाउन में मेरे कितने पड़े हुए हैं, तो गोडाउन में पड़े हुए हैं हमारे पास, वो तो सॉरी बैलेंसिंग फिगर निकलेगा ना, सॉरी, तो वो हमारा निकल के आ रहा है, इधर का टोटल करना पड़ेगा पहले। वो टोटल हमारा आ रहा है 3,31,000। देखो कैलकुलेशन मैं नहीं कर रहा बिल्कुल भी, ये 3,31,000 रुपये आ रहा होगा, माइनस इधर का अब आप करते हैं। तो सारा कुछ करने के बाद मेरे पास स्टॉक इन हैंड जो मेरे गोडाउन में पड़ा हुआ है 62,600 रुपीज। ठीक है, मैं आपसे पूछता हूं किस स्टॉक का लॉस हो सकता है। दोनों क्लोजिंग स्टॉक हैं, लेकिन किस स्टॉक का लॉस हो सकता है, इसका तो हो ही नहीं सकता। आग मेरे गोडाउन में लगी है, कस्टमर के गोडाउन में नहीं लगी, बेशक मेरे गुड्स पड़े हैं अभी, लेकिन आग इसको लगी है। अब मैं क्या करूंगा, कैलकुलेशन ऑफ क्लेम। तो क्लेम हमारा निकलेगा कोई वो भी बचा है क्या, सैल्वेज, हाँ सैल्वेज भी बचा है 12,300 का। तो कैलकुलेशन ऑफ लॉस पहले तो स्टॉक एट गोडाउन ऑन डेट ऑफ फायर कितना था 62,600 रुपीज लेस सैल्वेज्ड, हमारा सैल्वेज हुआ था 12,300 रुपए का। तो बच कितना गया 50,300 रुपए हमारे पास क्या हो गया, लॉस ऑफ स्टॉक। अब मैं क्या करूंगा, कैलकुलेशन ऑफ क्लेम निकालूंगा। अब क्लेम निकालते टाइम मुझे क्या ध्यान देना है, जो मेरा फॉर्मूला है हमारी पॉलिसी है 60,000 रुपए की। तो ठीक है, मेरा लॉस हुआ है 50,300 रुपए का, गोडाउन में पड़ा था 62,600 रुपीज का, इनटू पॉलिसी है हमारी 60,000 रुपए की। ठीक है, तो ये हमारी कैलकुलेशन करके निकलता है 48,211। आप चेक कर सकते हो 48,211। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सा करना है हमने। स्टडी मटेरियल का हमारा 7th क्वेश्चन हो गया। अब स्टडी मटेरियल का 5th क्वेश्चन देखते हैं। तो स्टडी मटेरियल का 5th क्वेश्चन, क्योंकि नंबरिंग आगे पीछे इसलिए मैं चेक कर रहा हूं। ठीक है, तो ये हमारा ना वैसे उसका है
क्या नाम है, पुअर सेलिंग लाइंस का। हम एक काम करते हैं, जो हमारा इस क्लास में हमने किया है बस इतना ही रखते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्लास में अगले कंसेप्ट पे बात करेंगे, जिसमें पुअर सेलिंग लाइन वाले नॉन मूविंग आइटम्स के ऊपर बात होगी। जो गुड्स कम बिकते हैं उनका क्या ट्रीटमेंट होगा, नॉन मूविंग आइटम्स का क्लोजिंग स्टॉक की कैलकुलेशन निकालने में, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम इसी के ऊपर ही बात करेंगे। इस क्लास में